नमस्कार, स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम है चित्तवर्णन। चित्तवर्णन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सभी परीक्षाओं में जैसे कि PT1, PT2, हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम, इन सभी परीक्षाओं में एक पूछा जाने वाला सामान्य सरल सा प्रश्न है चित्तवर्णन, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। PT1 और PT2 में 5-5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जबकि हाफ ईयरली और फाइनल एग्ज़ाम में 10 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे साल में 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यदि हम छठी ही क्लास में चित्तवर्णन करना सीख जाते हैं तो बाकी कक्षाओं में हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आइए सीखते हैं चित्तवर्णन। चित्तवर्णन सीखने से पहले सबसे पहले हमें देखना है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण चित्र हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, सबसे जो कॉमन चित्र है वो है बगीचे का, और बगीचे को संस्कृत में कहते हैं उद्यान। दूसरे नंबर में जो सबसे कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा जो चित्र आता है वह है विद्यालय का। विद्यालय के अलावा हमेशा एक और चित्र आता है जो कि किसी क्लासरूम का यानी कि किसी कक्षा का होता है। इसके अलावा किसी खेल के मैदान का भी हो सकता है, और खेल के मैदान को संस्कृत में कहते हैं क्रीड़ा क्षेत्र। क्या कहेंगे? क्रीड़ा क्षेत्र। इसके अलावा जो और एक पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार इसके चित्र देखने को मिलते हैं, वो किसी समुद्र के किनारे का होता है, तो समुद्र तट। इसके अलावा एक और चित्र जो आता है वो किसी गाड़ी का हो सकता है ना? तो गाड़ी को संस्कृत में कहते हैं यान। ठीक है, किसी भी गाड़ी के, जैसे बस का होगा तो इसके आगे हमें बस जोड़ देना है, तो क्या हो गया? बस यान। अगर किसी रेलगाड़ी का होगा तो उसके आगे होगा रेलयान, और अगर विमान का होगा तो उसके आगे आएगा विमानयान। इसके अलावा एक और जो साधारण पूछा जाता है, या किसी चिकित्सालय का आ सकता है, चिकित्सालय यानी कि अस्पताल वगैरह का भी कई बार चित्र देखने को मिलता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला चित्र उद्यान और खेल का मैदान, विद्यालय और क्लासरूम, ये 4 जो चित्र हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में चित्तवर्णन के एक फॉर्मेट के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं अंत तक तो निश्चित रूप से आप चित्तवर्णन हमेशा के लिए सीख जाएंगे। चित्तवर्णन करने से पहले हम देखते हैं कि चित्तवर्णन से संबंधित प्रश्न किस प्रकार का पूछा जाता है। आपके सामने एक प्रश्न होगा जिसमें कहा जाएगा, नीचे जो दिया गया चित्र है इसको देख करके 5 वाक्य बनाइए, और आपकी मदद के लिए मंजूषा में कुछ शब्द दिए जाएंगे। उन शब्दों की मदद से आप चित्तवर्णन कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप उन शब्दों का प्रयोग करें। आप अपनी मर्जी से भी वाक्य बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार हमें वाक्यों को बनाना है। हमें बनाना कितने वाक्य हैं? 5। 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 वाक्य बनाने हैं, और हमें परीक्षाओं में कितने अंक मिलेंगे? 10 अंक मिलेंगे, है ना? तो देखते हैं चित्तवर्णन में हमें किस प्रकार से वाक्यों की रचना करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप चित्र के बारे में बताएंगे। जब कोई व्यक्ति हमसे मिलता है तो हम उसको अपना परिचय देते हैं। इसी प्रकार चित्र है तो हमें बताना है कि यह चित्र किसका है। तो चित्र जो कि नपुंसक लिंग का शब्द है, इसलिए हमें प्रयोग करना है इदम। चित्र जो कि फल की तरह इसके रूप चलते हैं, फलम फले फलानी। इसी प्रकार चित्रम चित्रे चित्राणि, तो इदम चित्रम। ठीक है, यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ेंगे, बाद में देखेंगे क्या आएगा। और क्योंकि चित्र एक है इसलिए हम प्रयोग करेंगे अस्ति का। ठीक है, इदम चित्रम रिक्त स्थान अस्ति। अब देख लेते हैं इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है। इदम का अर्थ होता है यह। चित्रम आप समझ रहे हैं, यह चित्र रिक्त स्थान है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर मैंने 7 चित्र के नाम लिख दिए हैं। कोई सा चित्र आएगा तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए उद्यान।
उद्यान यानी कि बगीचा, और का बगीचे का है या उद्यान का है। अब आपको संस्कृत में कैसे बनाना है, देखिए जो आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं, अगर आपने कारक पढ़ा होगा तो संबंध यानी कि षष्ठी विभक्ति का जो कारक है का, के, की, आपको यहाँ का दिख रहा है, तो इसमें इस संबंध कारक का यहाँ पर चिन्ह लगेगा और इसमें प्रयोग की जाएगी षष्ठी विभक्ति। कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। अगर आप षष्ठी विभक्ति जानते हैं कि कैसे लगाना है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको नहीं मालूम कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है तो हम यहाँ पर सीखते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि अगर, देखिए 3 रूल बताऊंगा, 3 नियम, जो भी आपको आसान लगता है आप देख लीजिएगा। हमेशा पहले वाले जो वाक्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना, हमेशा याद रखना है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है, ठीक है। दूसरा नंबर, अगर आपको नहीं मालूम कि षष्ठी विभक्ति कैसे लगेगी तो आप यहाँ देखिएगा, अगर आपका वाक्य यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं अगर यह पुल्लिंग अथवा नपुंसक लिंग का होगा तो हम उसके सामने स्या जोड़ेंगे, लेकिन अगर स्त्रीलिंग का शब्द होगा तो उसके सामने हम जोड़ेंगे या। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का शब्द है तो स्या जोड़ना है, स्त्रीलिंग का शब्द है तो याह जोड़ना है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि पुल्लिंग, नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग क्या होता है। तो उनके लिए एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। आपको क्या करना है, देखना है कि जिस शब्द के अंत में आ है, ध्यान से सुनिएगा, जिस शब्द के अंत में आ होगा उसके आगे हमें स्या जोड़ देना है, ठीक है। और जिसके अंत में दीर्घ आ यानी कि बड़ा आ होगा उसके आगे हमें याह जोड़ना है। हुआ ना आसान? जिसके अंत में आ है उसके सामने स्या जोड़ना है, जिसके अंत में दीर्घ आ है उसके सामने याह जोड़ना है। एग्जाम्पल आइए हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए उद्यान के अंत में क्या है, ना प्लस में आ, तो अंत में आ हुआ ना, तो इसके सामने हमें क्या जोड़ना है, स्या जोड़ना है। इसी तरह विद्यालय के अंत में क्या है, आ है, तो इसके सामने भी हमें स्या जोड़ना है। लेकिन कक्षा जिसके अंत में दीर्घ आ हमें दिख रहा है तो इसलिए इसके सामने क्या जोड़ेंगे, याह जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, याह। इसी प्रकार अंत में आ है तो स्या जोड़ देना है। समुद्र तट में भी हमें स्या जोड़ना है। यान में भी देखिए अंत में आ है इसलिए इसके सामने भी स्या जोड़ना है। और चिकित्सालय के अंत में भी ह्रस्व आ है इसलिए इसके सामने भी स्या जोड़ देना है। होगा ना आसान? अब देख लीजिए, मान लीजिए बगीचे का चित्र है ना, तो बगीचे का चित्र में हमें क्या जोड़ देना है, स्या जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, स्या जोड़ देना है। स्या जोड़ते ही आपका वाक्य क्या बन जाएगा, उद्यानस्य। देखिए उद्यान तो हमने यहाँ पर लिख दिया है और उनके सामने क्या जोड़ना है, स्या जोड़ना है, उद्यानस्य, ठीक है। इसका अर्थ हो जाएगा बगीचे का, ठीक है। अब बताइए, पहला वाक्य बन गया, इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, यह चित्र बगीचे का है। मान लीजिए अगर विद्यालय का चित्र आएगा तो क्या लिखोगे आप, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। कक्षा का आएगा तो क्या होगा, इदम चित्रम कक्षायाः। अब देखिए कक्षा जो अंत में क्या है, दीर्घ आ है, इसका मतलब स्त्रीलिंग का शब्द है और इसके आगे क्या जोड़ेंगे, याह जोड़ेंगे, ठीक है। अगर खेल के मैदान का चित्र आएगा तो क्या लिखेंगे, इदम चित्रम क्रीड़ा क्षेत्रस्य अस्ति, ठीक है। समुद्र तट का इदम चित्रम समुद्र तटस्य अस्ति, इदम चित्रम बसयानस्य अस्ति, इदम चित्रम चिकित्सालयस्य अस्ति, ठीक है। तो हमारा पहला वाक्य बन करके तैयार हो गया, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए अब हम देखेंगे अपना दूसरा वाक्य बनाएंगे, ठीक है। आप देखिए कितना आसान है, बहुत आसान तरीके से हम यहाँ पर सीख रहे हैं। और दूसरा वाक्य तो बोलते हैं ना, हाथ में लड्डू लेना। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या करना है, सेम लिखना है, इदम चित्रम, ठीक है,
फिर से रिक्त स्थान और अस्ति। अब लड्डू देखिए, लड्डू कहाँ पर है। आप इस रिक्त स्थान की जगह कुछ भी नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, सुंदरम। क्या लिखना है, सुंदरम अस्ति। इसका अर्थ क्या होगा जानते हैं, इदम यह चित्रम चित्र, सुंदरम सुंदर, अस्ति है यह चित्र सुंदर है। अब देखिए कोई सा भी चित्र आए हमसे मतलब ही नहीं है, आप आंख बंद करके लिखेंगे इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। आपको चित्र देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके अंक कितने आ जाएंगे, 2। कोई भी आपके 2 नंबर नहीं काट सकता, है ना। तो दूसरा वाक्य कितना आसान है, आप इसे रट लीजिए हमेशा के लिए, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। 2 नंबर आपके कभी भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अब आइए तीसरा वाक्य बना लेते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट, जिसकी बात हमने पहले की थी, एक फॉर्मेट बता देता हूँ। आपको लिखना है अस्मिन, ठीक है, चित्रे, यहाँ पर रिक्त स्थान अस्ति अथवा सन्ति, ठीक है। 3 वाक्य बन गए, बाद में बात करेंगे इस वाक्य को कैसे बनाना है। चौथा देखिए, अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे, फिर से रिक्त स्थान अस्ति अथवा सन्ति, ठीक है। आखिरी वाक्य है देखिए, चित्रे रिक्त स्थान अस्ति अथवा सन्ति। अब आपको क्या करना है, चित्र देखना है। आपको चित्र में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, उन्हीं को यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए अगर बगीचे का चित्र है तो बगीचे में आपको क्या क्या दिखेंगे, बहुत सारे लोग दिखेंगे, कुछ लोग आपको खेलते हुए दिखेंगे, कुछ लोग टहलते हुए दिखेंगे। बगीचे में बहुत सारे आपको पेड़ दिखेंगे, है ना। इसके अलावा अगर मान लीजिए सुबह का चित्र है तो आपको सूरज उगता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा बहुत सारे आपको पक्षी दिखाई देंगे, है ना। विद्यालय का चित्र होगा तो बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे, आपको टीचर्स दिखाई देंगे, है ना। इसके अलावा क्लासरूम का चित्र है तो यहाँ पर भी आपको टीचर्स दिखाई देंगे, बहुत सारे बच्चे दिखाई देंगे, उनके हाथ में किताबें होंगी। तो खेल के मैदान में भी कुछ इसी तरीके का नज़ारा होगा, आपको पेड़ दिखेंगे, बच्चे दिखेंगे, कुछ ना कुछ खेल रहे होंगे। समुद्र के किनारे पर भी आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे और वह लोग विविध प्रकार की क्रीड़ा यानी कि अनेक प्रकार के खेल खेल रहे होंगे। बस यान में भी बहुत सारे लोग दिखेंगे, चिकित्सालय में भी आपको बहुत सारे लोग दिखेंगे। तो जो चीज़ कॉमन है मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा, उसके अलावा आपको चित्र भी दिखाऊँगा, आप चित्र को देख करके समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक बगीचे का चित्र दिख रहा है, ठीक है। इस बगीचे के चित्र को देख करके आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहले बताइए बगीचे में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, है ना। तो देखिए अगर एक पेड़ होगा तो हम अस्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा पेड़ हैं, है ना। तो एक से ज़्यादा पेड़ हैं तो क्या प्रयोग करेंगे, सन्ति, है ना। तो देखिए वृक्ष को देखिए, अगर एक पेड़ होता तो हम क्या प्रयोग करते, वृक्षः, वृक्षः, ठीक है। अगर 2 पेड़ होते तो क्या प्रयोग करेंगे, वृक्षौ। लेकिन यहाँ पर ना तो 1 है ना तो 2 हैं, 2 से ज़्यादा पेड़ हैं, इसलिए बहुवचन में प्रयोग करेंगे वृक्षः। क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए अस्ति को हटा देंगे, क्या बचेगा, सन्ति, ठीक है। तो हमारा वाक्य बन करके तैयार हो गया, अस्मिन् चित्रे वृक्षाः सन्ति। इस चित्र में पेड़ हैं। देखिए एक बात यहाँ पर आपको समझना है, बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि पेड़ को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इस प्रकार गिनती कर करके लिखते हैं और वहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 1 2 3 और 4 ये जो 4 संख्याएं हैं ये अलग अलग लिंग में अलग अलग प्रकार से चलती हैं, ठीक है। जैसे 1 के लिए अगर हम यहाँ पर पुल्लिंग की बात करेंगे तो एकः, ठीक है, स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है एका, लेकिन वहीं नपुंसक लिंग में प्रयोग किया जाता है एकम, ठीक है। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए, संख्या नहीं गिनना है, आपको सीधा बताना है कि इस चित्र में पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं हमसे मतलब नहीं है, जिसको गिनना है गिनने दीजिए, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर प्राप्त करना है, ठीक है।
तो हमने इस प्रकार से तीसरा वाक्य भी बना लिया है। आइए बात करते हैं चौथे वाक्य की। अब देखिए, आप इस चित्र में देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे और लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बच्चों की अलग से संस्कृत नहीं लिखना है। अगर आप सिर्फ बच्चों को लिखोगे तो बच्चों की संस्कृत होती है बालः, लेकिन लोगों की संस्कृत क्या होती है, जनः। अब जनः में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, सारे लोग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुवचन में लिखेंगे अस्मिन् चित्रे जनाः, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इसलिए सन्ति। अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, इस चित्र में लोग हैं। अब लोग कैसे हैं हमसे मतलब नहीं है, हमने अपना वाक्य बनाया और आसानी से 2 नंबर प्राप्त कर लिया। ठीक है, आखिरी वाक्य है। आपको बताइए इस चित्र में और क्या क्या दिख रहा है। कुछ पक्षी नज़र आ रहे हैं ना, तो पक्षियों को क्या कहते हैं, खगाः। क्या कहते हैं, खग मतलब होता है पक्षी जो आसमान में उड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे दिख रहे हैं इसलिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे, खगाः। अस्मिन् चित्रे खगाः सन्ति। अब बताइए कितना आसानी से हमने 5 वाक्य बना लिए, है ना। और अगर आप इस 5 वाक्य बनाना सीख लिए तो आपको 80 नंबर में से, जो आपका 80 नंबर का पेपर होता है उसमें 10 नंबर का आता है चित्त वर्णन, है ना, उसमें 10 नंबर का आता है चित्त वर्णन। और 10 में से आपने कितने नंबर प्राप्त कर लिए, 10, है ना। अब 70 नंबर का पेपर बचा है, उसमें आपको पास होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 17 नंबर चाहिए। तो 17 नंबर और आसानी से प्राप्त करके आप आसानी से सिर्फ परीक्षा ही नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि और बाकी जो टॉपिक हैं उनको तैयार करके संस्कृत में से फुल नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। आपको कुछ भी नहीं करना है, इन 2 वाक्यों को तो आप हमेशा हमेशा के लिए रट लीजिए। इदम चित्रम, जो भी होगा आपको अगर पुल्लिंग का है तो स्या जोड़ना है, स्त्रीलिंग का है तो याह जोड़ना है और अस्ति लिख देना है। दूसरा वाक्य में तो कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको चुपचाप इसको रट लेना है। कक्षा 6ठी से लेकर के 10वीं तक आपको हर परीक्षा में 2 नंबर दिलाएगा ये वाली लाइन। ठीक है, और बाकी में आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है, अस्मिन् चित्रे अस्ति अथवा सन्ति, अस्मिन् चित्रे अस्ति सन्ति, अस्मिन् चित्रे अस्ति सन्ति। ठीक है, बना करके आप आसानी से इस तरह से चित्र बना सकते हैं। तो आज हमने इस फॉर्मेट की चर्चा की है। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि मंजूषा के माध्यम से किस प्रकार चित्र वर्णन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक